कॉलिंस कोजर से रिवीजन करते हुए और उसके बाद कॉलिंस की तरफ जाएंगे। हमने आपको बताया था कि जो कोजर की थियरी है या जो कोजर जिस बारे में बेसिकली बात करते हैं वो मूलभूत इस सिद्धांत के बारे में बात कर रहे हैं कि संघर्ष के नुकसान तो सभी लोगों ने गिनाए, सारे चिंतकों ने संघर्ष के नुकसान तो गिना दिए, लेकिन संघर्ष का प्रकार्यात्मक पक्ष या फिर संघर्ष का फंक्शनल पर्सपेक्टिव या फिर फंक्शनल एस्पेक्ट ऑफ कॉन्फ्लिक्ट कौन देखेगा। कोजर वांट्स टू से कि भाई कॉन्फ्लिक्ट के द्वारा सोसाइटी में इंटीग्रेशन आता है, एडेप्टेशन आता है और सेफ्टी वॉल्व, इसीलिए देखिए लिखा हुआ है कि कोजर संघर्ष को सेफ्टी वॉल्व मानते हैं। ये बड़ा इंपॉर्टेंट चीज है। कई बार इसको इस तरीके से पूछ लिया जाता है कि सेफ्टी वॉल्व थियरी किसकी थी, तो सेफ्टी वॉल्व थियरी नहीं है, वो कोजर कहते हैं कि कॉन्फ्लिक्ट है ये एक सेफ्टी वॉल्व है। क्योंकि भाई ये इस जैसे कई बार लिखा होता है कि रो देना अच्छा होता है, तो जब कई बार आप बहुत दिनों तक आप किसी बात को मन में दबाए रहेंगे तो वो दिक्कत पैदा कर सकती है। लेकिन अगर एक दिन उसका उद्गार हो जाता है, एक दिन वो बाहर निकल जाती है किसी न किसी तरीके से, तो फिर वो चीज ऐसी दिक्कत नहीं करती है। तो यानी कि उद्गार होना जरूरी है। कोजर भी कहीं ना कहीं संघर्ष को एक ऐसी ही अवधारणा मानते हैं। वो कहते हैं कि संघर्ष वो सेफ्टी वॉल्व है जो समाज में हो रहे प्रेशर्स को रिलीज गुड करता इवनिंग सर। है। गुड इवनिंग। समाज में हो रहे जो क्या बोलने जा रहे थे, समाज में उठ रहे जो संघर्ष हैं, समाज का जो अनुकूलन को कमजोर कर रहे हैं, उनको रिलीज करने में, समाज के प्रेशर को रिलीज करने में मदद करता है और इसीलिए वो संघर्ष के प्रकार्यात्मक पक्ष का विश्लेषण करते हैं। कोजर एक तरफ ये भी कह रहे हैं कि संघर्ष समाज में अपरिहार्य है, यानी इसको हटाया भी नहीं जा सकता है, खत्म भी नहीं किया जा सकता है, इसका त्याग भी नहीं किया जा सकता है। और इसीलिए एक स्टेटमेंट देखिए यहाँ पर निकल के आता है कि कोजर प्रतियोगिता को शांतिपूर्ण संघर्ष की संज्ञा देते हैं। मजे की बात यह है कि इस प्रश्न को लेकर के डिबेट है कि ये कोजर का है कि वेबर का है। इसके लिए वैसे तो एक तरीका यह है कि जब ये क्वेश्चन जीआईसी में पूछा जाता है तो इसका आंसर वेबर माना जाता है। जीआईसी और जीडीसी में जब ये क्वेश्चन आता है तो इसका आंसर वेबर हो जाता है, लेकिन जब ये क्वेश्चन पीजीटी में आता है तो इसका आंसर कोजर हो जाता है। तो ये एक बड़ी कंफ्यूजन वाली चीज है, लेकिन चूंकि हम लोग पीजीटी पढ़ रहे हैं इसलिए मैंने यहाँ पे कोजर लिख दिया है। हालांकि इस पर जैसे ही कोई उचित और ठोस प्रमाण मिलेगा तो हम तुम लोग उसको सही करा देंगे। अभी फिलहाल कोजर और वेबर दोनों ही सर माने एक जाते हैं। क्वेश्चन था। हाँ, प्रतियोगिता और प्रतिस्पर्धा दोनों एक ही चीज होती है? एक ही चीज होती है, दोनों को कंपटीशन ही कहते हैं। चाहे हम प्रतिस्पर्धा शांतिपूर्ण संघर्ष है कहें, चाहे प्रतियोगिता शांतिपूर्ण संघर्ष है कहें, दोनों चीजें ही कंपटीशन है। तो ये स्टेटमेंट थोड़ा कंफ्यूजिंग है, इसके लिए इतना भ्रमित नहीं हो, ये हम क्लियर कर देंगे अभी। तब तक के लिए इसको कोजर और वेबर दोनों ध्यान रखो, बाकी हम बाद में इसको बता दें। हमने देखा था कि कोजर ने संघर्ष के दो प्रकार बताए, रियलिस्टिक और नॉन रियलिस्टिक, यानी वास्तविक और अवास्तविक। तो इस तरीके से संघर्ष के प्रकारों की बात करते हुए, संघर्ष की बाकी जो तीव्रता थी, इंटेंसिटी थी, उसकी बात करते हुए, ड्यूरेशन की बात करते हुए और टाइप्स की बात करते हुए हमने लेविस कोजर खत्म कर लिया था। नए जो थिंकर हैं या नए जो चिंतक हैं वो हैं रेंडॉल कॉलिंस। ये रेंडॉल कॉलिंस एक बड़े ही अलग तरीके के, बड़े ही मज़ेदार चिंतक हैं, बड़े ही बेहतरीन चिंतक हैं रेंडॉल कॉलिंस। क्योंकि रेंडॉल कॉलिंस जिस टाइम पर अपनी बात कह रहे थे वो टाइम ऐसा था कि वहाँ पर विश्व युद्ध का समय चल रहा था और इसीलिए उनके इंटेलेक्चुअल्स में जो बातें आई वो बड़ी ही अलग तरीके की थी, बड़ी ही यूनिक तरह की बातें थी। अपनी रेंडॉल कॉलिंस की एक बड़ी फेमस किताब है, वैसे तो आप जैसा कि देख रहे हैं स्क्रीन पे, अभी अच्छा नहीं देख रहे हैं स्क्रीन पे, जो रेंडॉल कॉलिंस हैं ये फ्रैंकफर्ट स्कूल से जुड़े हुए हैं। रेंडॉल कॉलिंस के बारे में एक खास बात तो ये भी है कि ये अरे यार, स्क्रीन दिख रही है ना? हाँ सर दिख रही है। एक सेकेंड, एक सेकेंड। रेंडॉल कॉलिंस,
ठीक है। तो रेंडॉल कॉलिंस जो हैं ये फ्रैंकफर्ट स्कूल से जुड़े हुए हैं। फ्रैंकफर्ट स्कूल अभी जब आप आगे पढ़ेंगे, आगे चीज़ों को डिस्कस करेंगे, तो फ्रैंकफर्ट स्कूल आगे भी आपको मिलेगा। काफ़ी फेमस एक स्कूल है ये। इनकी एक बहुत फेमस किताब आई कॉन्फ्लिक्ट सोशियोलॉजी, और जो कि कई बार पूछी भी जाती है और बड़ी इंपॉर्टेंट भी है, कॉन्फ्लिक्ट सोशियोलॉजी। और ये बुक का नाम थोड़ा बड़ा है तो इसलिए इसे याद रखेंगे, कॉन्फ्लिक्ट सोशियोलॉजी टुवर्ड्स एन एक्सप्लेनेटरी साइंस, टुवर्ड्स एन एक्सप्लेनेटरी साइंस, टुवर्ड्स एन एक्सप्लेनेटरी साइंस। ठीक है। तो जो कॉन्फ्लिक्ट सोशियोलॉजी इन्होंने किताब लिखी रेंडॉल कॉलिंस ने, ये टुवर्ड्स एन एक्सप्लेनेटरी साइंस, ये पूरी किताब थी इनकी, जिसमें कि इन्होंने थोड़ा थोड़ा वामपंथ की तरफ जो झुकाव है इनका, कहीं ना कहीं लेफ्टिस्ट हैं ये, और वामपंथ की तरफ झुकाव है। वो कहते हैं कि संघर्ष तो एक ऐसी अवधारणा है जिसको कि त्यागा ही नहीं जा सकता, और संघर्ष के माध्यम से ही समाज में परिवर्तन आएगा। केवल कॉन्फ्लिक्ट ही वो रास्ता है जिससे कि वो हम उसे चेंज कर सकते हैं, और सिर्फ सोशियोलॉजिकली एनालिसिस करना ही संभव है। अदरवाइज अगर हम किसी चीज़ का सोशियोलॉजिकली एनालिसिस नहीं करेंगे तब वो काम की चीज़ नहीं रह जाएगी। कॉलिंस, एक खास बात कॉलिंस की ये है कि उन्होंने कॉन्फ्लिक्ट की जो थियरीज हैं, उन सभी थियरीज को, चाहे वो जिमेल हो, चाहे वो मार्क्स हो, चाहे वो डहरेनरॉफ हो, चाहे वो कोजर हो, इन सभी बातों को अगर एक एक चम्मच मिलाया जाए तो जो शरबत तैयार होगा वो शरबत कॉलिंस का है। यानी वो इन सभी थियरीज को एकजुट करके, इन सभी थियरीज को पढ़ करके जो एक थियरी बनाते हैं, जिसको कि अपनी कॉन्फ्लिक्ट की थियरी कहते हैं। इन सभी को मिलाने से, जो एकीकृत करने से जो चीज़ें हैं उसको मिला करके वो अपनी बात को कन्वे करते हैं। कौन है भाई, टाइम से प्लीज़ आ जाया करो सब लोग यार, बड़ा ये बीच में टुन टुन बहुत दिक्कत करता है। ठीक है। तो ये एक इसमें फेमस चीज़ है। तो जो रेंडॉल कॉलिंस बात कर रहे हैं वो ये कह रहे हैं कि जो कॉन्फ्लिक्ट थियरी है वो किस तरीके से सोसाइटी में मतलब इंटीग्रेशन लेकर के आता है। इसके लिए वो बेसिक 3 पॉइंट्स पे चर्चा करते हैं, जिसमें पहला पॉइंट है आपका धन, यानी मनी या फिर कैपिटल जिसको कि आप कह सकते हैं। दूसरा पॉइंट इसी में है रेंडॉल कॉलिंस में, जिसको कि वो कहते हैं संपत्ति, मतलब संपत्ति तो खैर धन में ही आ जाएगा। दूसरा है पावर, यानी कि शक्ति, और तीसरा है प्रेस्टीज, यानी प्रतिष्ठा। इन 3 शब्दों की बात वो करते हैं और कहते हैं कहीं ना कहीं ये 3 शब्द ही हैं, या फिर ये 3 चीज़ें ही, ये 3 बेसिक मान्यताएं हैं जिनसे कि ज़्यादा से ज़्यादा एक्वायर करने के लिए, ज़्यादा से ज़्यादा इन चीज़ों को लेने के लिए क्या होता है, लोग संघर्ष करते हैं। चाहे वो संपत्ति की बात हो, संपत्ति मिलने से प्रतिष्ठा आती है और शक्ति अपने आप मिल जाती है, शक्ति मिलने पर जैसा कि धन दौलत अपने आप मिल जाती। यानी ये सारी चीज़ें आपस में इंटरडिपेंडेंट हैं। जब तक हम इन चीज़ों को समझेंगे नहीं तब तक हम इसे नहीं समझ सकते। ठीक है। तो यानी बेसिक बात जो है, जो एक बेसिक पॉइंट है वो ये है कि ये अगर एक चीज़ को हम लेना चाहते हैं, अगर हम एक चीज़ को लेना चाहते हैं तो उसके लिए हमें ये तीनों चीज़ें मिल रही हैं। इसीलिए ज़्यादा से ज़्यादा लोग ये इन चीज़ों को एक्वायर करना चाहते हैं, इन सारी चीज़ों को हथियाना चाहते हैं। कॉलिंस कहते हैं कि हमारे चाहने या ना चाहने से संघर्ष पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। यानी ऐसा नहीं है कि आप चाहते हैं कि समाज में संघर्ष ना हो तो संघर्ष नहीं होगा, समाज में संघर्ष तो होगा ही होगा। हर एक व्यक्ति जो है, जो शक्ति का बंटवारा चल रहा है, धन का बंटवारा चल रहा है, प्रतिष्ठा का बंटवारा चल रहा है, इसमें भाग दौड़ कर रहा है और सभी लोग इसमें वो चीज़ें करना चाहते हैं, सभी लोग इसमें मतलब चीज़ें पाना चाहते हैं। कॉलिंस कहते हैं कि अगर हम इस चीज़ को देखें तो इसमें हमें 2 बातें निकल करके आती हैं जो कि हमें बेसिकली चाहिए होती हैं। किस तरीके की हमें स्रोत, जो सोर्सेज हैं जो कि हमें ये दिला सकते हैं, जिसमें कि पहला स्रोत कॉलिंस बताते हैं भौतिक या फिर तकनीकी स्रोत, यानी फिजिकल और टेक्निकल सोर्सेज, फिजिकल एंड टेक्निकल सोर्सेज। फिजिकल एंड टेक्निकल सोर्सेज। दूसरा जो सोर्स इसमें बताते हैं वो बताते हैं
फिजिकल अट्रैक्शन एंड पावर, फिजिकल अट्रैक्शन एंड पावर। थर्ड पॉइंट जो इसमें निकलता है वो आता है न्यूमेरिकल वैल्यू या फिर नंबर ऑफ स्ट्रेंथ, जिसको कि हम कहते हैं संख्यात्मक विशिष्टता। अब फिर कोई आ रहा है, संख्यात्मक विशिष्टता, यानी कि ये सारी चीजें, ये तीनों फिजिकल हो, फिजिकल और टेक्निकल सोर्सेज से चाहे हम शक्ति अर्जित करें, चाहे हम फिजिकल अट्रैक्शन और पावर से शक्ति अर्जित करें, चाहे हम नंबर ऑफ स्ट्रेंथ यानी संख्यात्मक विशिष्टता से शक्ति अर्जित करें, और चाहे हम अपनी कल्चर को डोमिनेट करके अपने कल्चर को ऊपर उठाएं और कल्चर से वो प्रेस्टीज और ये सारी चीजें पाएं। तो ये कुछ ऐसी चीजें हैं जिनसे कि वो कहते हैं कि ये स्रोत हैं जो कि आपको धन, संपत्ति और प्रतिष्ठा को दिलाने में मदद करते हैं। इसमें अब भाई जैसे फिजिकल और टेक्निकल सोर्सेज हैं, तो जिसके पास टेक्निकल सोर्सेज ज्यादा होंगे उसी के पास तो ये तीनों चीजें ज्यादा होंगी। जिसके पास कई बार इसमें जो कॉलिंस बात बता रहे हैं आप उसको समझिएगा, बड़ी बड़ी अट्रैक्टिंग बात बता रहे हो। कह रहे हैं कि कई बार सिर्फ आपको लगता है कि मनी को लेकर के, शक्ति को लेकर के, कैपिटल को लेकर के संघर्ष होता है, ये जरूरी नहीं है। कई बार जो संघर्ष है उसका प्रमुख कारण या प्रमुख स्रोत कहीं ना कहीं शारीरिक आकर्षण और शक्ति भी होता है। यानी कि मान लो कोई व्यक्ति बहुत सुंदर है, कोई व्यक्ति बहुत गोरा है, कोई व्यक्ति बहुत प्यारा दिखता है, सुंदर दिखता है ना, तो ये, या वो कोई बहुत बॉडी बिल्डर है, या किसी देश के पास कोई ऐसी चीज है जो बाकी देश वाले जिससे जलते हैं, तो कहीं ना कहीं ये भी एक संघर्ष का कारण बनती है। कॉलिंस कहते हैं कि आप अगर देखें तो सुंदरता, यानी जिसे कि ब्यूटी कहते हैं, सुंदरता के लिए सिर्फ एक गली मोहल्ले में लड़ाई नहीं होती है, बल्कि कई देशों में भी एक, या आपने इतिहास में देखा है लड़कियों को जर जोरू जमीन कहते ही हैं, लड़कियों या फिर सुंदर महिलाओं को लेकर के कितने युद्ध हुए हैं। तो ये एक बढ़िया बात रेंडॉल कॉलिंस यहाँ पर बताते हैं। दूसरी बात कह रहे हैं कि कॉन्फ्लिक्ट कैसा होगा ये नंबर ऑफ स्ट्रेंथ तय करती है। यानी उनका जैसे जब आप सांप्रदायिक दंगों की बात करते हैं, जब आप कम्युनल राइट्स की बात करते हैं, तो उसमें देखते हैं कि कौन सी कौम बहुसंख्यक है, कौन सी कौम अल्पसंख्यक है, और उसके बाद भी ये देखा जाता है कि भाई ये कौम तो अल्पसंख्यक या बहुसंख्यक है, लेकिन इन्होंने किया क्या है। अब अगर कोई कहता है कि हम गोरखा हैं, है ना, तो गोरखा की तो ऑलरेडी बनी बनाई इतनी प्रेस्टीज है। किसी ने कहा हम राजपूत हैं, किसी ने कहा हम सिसोदियां हैं, तो ये ही अच्छा रहेगा। और किसी ने कह दिया कि नहीं नहीं हम तो किसी ऐसे वंश से हैं जिसने मतलब गद्दारी करी थी, तो लोग उसकी छवि पहले ही खराब कर लेंगे, तो उसके पास ये तीनों चीजें चली जाएंगी। तो कहीं ना कहीं ये एक बहुत बड़ा कारण होता है संघर्ष का। संस्कृति और परंपराएं कई बार व्यक्ति की ऐसी होती हैं जो उसको संघर्ष करने की प्रेरणा देती हैं, और जिससे कि संघर्ष निकल करके आता है। कॉलिंस ने जो स्ट्रैटिफिकेशन बताया, यानी जो स्तरीकरण कॉलिंस बता रहे हैं, वो भी कहीं ना कहीं इसी आधार पर कॉलिंस समझाते हैं। कॉलिंस कह रहे हैं कि जो सामाजिक स्तरीकरण है वो भी हमको इन्हीं तीन चीजों पे समझना चाहिए, यानी धन, पावर और प्रेस्टीज पे, क्योंकि इसी में गैर बराबरी या फिर इसी के शक्ति के ज्यादा से ज्यादा स्रोतों को पाने के लिए, इन्हीं चीजों को प्राप्त करने के लिए क्या हो रहा है, संघर्ष हो रहा है। ठीक है, यहाँ पर एक मजे की बात ये आती है कि कॉलिंस जिस तरीके के कॉन्फ्लिक्ट की बात कर रहे हैं उसमें कॉन्फ्लिक्ट है इंटरजेनरेशनल कॉन्फ्लिक्ट। ये बिल्कुल अनोखी बातें हैं सारी जो कि कॉलिंस कह रहे हैं, क्योंकि मैंने आपको बताया सीमेल, मार्क्स, डेरेंडॉर्फ, कोजर, इन सभी को मिला करके ये बात कह रहे हैं। तो जिसकी जो बात अच्छी लगी वो बात वहां से इन्होंने उठा ली। तो एक यहाँ पर पॉइंट आता है इंटरजेनरेशनल कॉन्फ्लिक्ट, जिसको कि हम कहते हैं अंतर पीढ़ी संघर्ष। अंतर पीढ़ी संघर्ष, अंतर पीढ़ी संघर्ष यानी इंटरजेनरेशनल कॉन्फ्लिक्ट। वो कहते हैं कि संघर्ष का जो सबसे कॉमन रूप है, यानी हमें संघर्ष के लिए मनी, प्रतिष्ठा, इन सब को भटकने की जरूरत ही नहीं है। अगर हम संघर्ष को समझना चाहते हैं, संघर्ष को देखना चाहते हैं, तो सबसे रॉ मटेरियल या फिर सबसे मूलभूत जो संघर्ष हमें देखने को मिलेगा वो कहाँ मिलेगा, दो जनरेशन के बीच में होने वाले संघर्ष में। यानी जो इंटरजेनरेशनल कॉन्फ्लिक्ट है, दैट इज द बेसिक फॉर्म ऑफ कॉन्फ्लिक्ट। ये सबसे मूलभूत प्रारूप है किसी भी संघर्ष का, जिसको कि ये इंटरजेनरेशनल कॉन्फ्लिक्ट कहते हैं। कॉलिंस कह रहे हैं कि कई बार
ये जो सिद्धांत है कॉलिंस की एक खास बात यह भी है कि ये सिर्फ संघर्ष को सिर्फ एक संघर्ष के तौर पर नहीं देखते, बल्कि वो कहते हैं कि ये कॉलिंस ही ये संघर्ष ही है जो कि समाज में जिसे वो सेफ्टी वॉल्व कोजर कह रहे हैं, वो उसी तरीके से ये अमीर गरीबी खाई को पाटने का काम ये संघर्ष ही करता है। क्योंकि अगर संघर्ष नहीं होगा तो फिर जो भी समाज की स्थिति है वो यथास्थिति बनी रहेगी, कुछ भी बदलेगा नहीं। कॉलिंस कह रहे हैं कि जो चीज़ें हैं जो संघर्ष को पैदा कर रही हैं, यानी द फैक्टर्स जिसकी वजह से संघर्ष इमर्ज होता है, जिसकी वजह से संघर्ष निकलता है, उसमें वो एक बहुत ही नई चीज बताते हैं जिसको कि वो कहते हैं धर्म विधि विनिमय। धर्म विधि विनिमय यानी रिलीजन लॉ एक्सचेंज, जिसके लिए वो कह रहे हैं कि सबसे पहली बात तो अगर हम धर्म और विधि की बात करें, यानी रिलीजन की बात करें चाहे लॉ की बात करें, तो उसमें जो कुछ चीज़ें हमें कॉमन दिखती हैं वो पहली चीज़ तो यह है कि पार्टिसिपेशन, सभी व्यक्ति धर्म में और लॉ में भागीदारी करते हैं। ठीक है। दूसरी बात क्या कह रहे हैं कि जो पार्टिसिपेशन करते भी हैं उनके अंदर एक कॉन्शियसनेस होती है, एक चेतना होती है, और वो चेतना ही उन्हें बताती है कि वो लोग क्यों इकट्ठे हुए हैं, क्यों जुड़े हैं। तीसरे नंबर पे जो बात आती है वो आती है कि कॉग्निटिव भी कहीं ना कहीं चीज़ें होती हैं। अब आपने कहा कि मुझे पता नहीं क्यों इनसे गुड वाइब्स आती हैं, ऐसा क्या है, लेकिन है, बस मुझे ये पता है। तो कहीं ना कहीं कॉग्निटिव कॉन्शियसनेस या फिर कॉग्निटिव इंक्लाइनमेंट भी होता है, यानी संज्ञानात्मक झुकाव या फिर अभिप्रेरण झुकाव, इस तरह की चीज़ें भी कॉलिंस वहाँ पर बता रहे हैं। और चौथी चीज़ फिर वही बात जो कोजर ने बताई थी, जिसको कि वो कहते हैं सिंबल्स यानी प्रतीक, है ना। प्रतीक जो है वो बड़े इंपॉर्टेंट काम करते हैं। अब जब इन्होंने एक विनिमय की बात करी कि किस तरीके से धर्म और विधि यानी कि इसकी वजह से विनिमय होता है, किस तरीके से संघर्ष एक दूसरे तक पहुंचता है, उसी के लिए जो कॉलिंस का सिद्धांत है इनको संघर्ष विनिमय सिद्धांत या फिर विनिमय संघर्ष सिद्धांत कहा जाता है। ये बात ध्यान रखेंगे। मान लीजिए सिर्फ यही पूछ लिया गया कि विनिमय संघर्ष सिद्धांत किसे कहा जाता है, किस सिद्धांतकार के सिद्धांत को विनिमय संघर्ष सिद्धांत कहते हैं, तो वो हैं रेंडॉल कॉलिंस, जिनके थियरी को हम कहते हैं विनिमय संघर्ष सिद्धांत। और विनिमय संघर्ष सिद्धांत कहा है टर्नर ने। टर्नर पूरा नाम है जोनाथन टर्नर। इंग्लिश में जो कुछ सबसे बढ़िया किताबें चलती हैं एकेडमिक्स के लिए, या फिर सबसे बेहतरीन किताब अगर मुझसे कोई पूछे तो रिट्जर के बाद जो किताब मुझे सबसे बेहतरीन लगी या सबसे प्यारी लगी और वो टर्नर है। हालांकि टर्नर अभी तक मैंने बस आधी ही पढ़ पाई है क्योंकि बहुत कठिन है, मतलब बहुत ही ज़्यादा कठिन है। उसको पढ़ना बिल्कुल फ्री माइंड का काम है, उसको कुछ करके आप नहीं पढ़ सकते। तो टर्नर एक बहुत ही क्लिष्ट किताब है, दोनों तरीके की सोशियोलॉजी है उसमें, मॉडर्न और ट्रेडिशनल, अच्छी थियरी है। तो खैर टर्नर, और एक टर्नर सबसे बड़ी बात कि टर्नर एक क्रिटिक भी है, वो आलोचक ही हैं सबसे बड़े बेसिकली। तो वो कॉलिंस के सिद्धांत को विनिमय संघर्ष सिद्धांत कहते हैं, क्योंकि वो कहते हैं कि जो जैसे जब आप देखेंगे कोई भीड़ है, मान लो कोई क्राउड है वो संघर्ष कर रहा है, तो वो जानबूझ करके ऐसी चीज़ों का प्रयोग करता है या फिर ऐसी चीज़ों से अंतरक्रिया करता है जिससे कि संघर्ष ज़्यादा बड़ा पैदा हो, जिससे कि संघर्ष बहुत ही बड़े स्तर पर जा सके। दूसरी एक चीज़ जो यहाँ पर आपको ध्यान रखनी है, दूसरी एक चीज़ जो आपको यहाँ पर ध्यान रखनी है वो ये है कि संघर्ष की तो बात ठीक है, लेकिन अब दिक्कत यह है कि हम कॉलिंस के सिद्धांत को माइक्रो थियरी में रखें कि मैक्रो थियरी में रखें। जैसा कि यहाँ पे लिखा भी हुआ है कि कॉलिंस का संघर्ष सिद्धांत जो है वो बुनियादी रूप से 3 मान्यताओं को लेकर के चलता है। किन मान्यताओं को लेकर चलता है? धन संपत्ति, शक्ति और प्रतिष्ठा। क्योंकि वो मान रहे हैं कि संघर्ष क्या चाहता है? परिवर्तन चाहता है, चेंज चाहता है, और इसीलिए कॉलिंस के संघर्ष सिद्धांत को विनिमय संघर्ष सिद्धांत भी कहते हैं। ये बातें इसमें लिखी हुई हैं पॉइंट वाइज, जब आप इसको रिवीजन करेंगे तो आपको उस पूरे सिनेरियो की याद आ जाएगी। यहाँ पर ये एक स्टेटमेंट है जो कि पीजीटी का बड़ा प्रिय है, और पीजीटी में अक्सर ये स्टेटमेंट पूछा जाता है कि ये स्टेटमेंट किसका है, कि संगठन संघर्ष के अखाड़े हैं, किसने कहा? बहुत पूछा जाता है स्टेटमेंट ये, संगठन संघर्ष के अखाड़े हैं। संगठन संघर्ष के अखाड़े, ये बात कही है रेंडॉल कॉलिंस ने।
यानी ये जो ऑर्गेनाइजेशन है, जिन ऑर्गेनाइजेशन की हम बात कर रहे हैं, कहीं ना कहीं संघर्ष की मूलभूत प्रकृति वहीं से जन्म लेती है और वहीं से संघर्ष निकल करके आता है सबसे पहले। दूसरी बात जो कॉलिंस के बारे में कही जाती है वो ये है कि माइक्रो स्टडी और मैक्रो स्टडी के बीच में जो एक लॉ, एक लाइन बनाने की कोशिश करी है कॉलिंस ने, वो बड़ा इनका इंपॉर्टेंट कंट्रीब्यूशन है। यानी एक तरफ तो माइक्रो थियरी है और एक तरफ मैक्रो थियरी है, लेकिन कॉलिंस जिस थियरी की बात कर रहे हैं वो ना तो माइक्रो थियरी है और ना वो मैक्रो थियरी, बल्कि उनकी थियरी कहीं ना कहीं इन दोनों के बीच में ही रहती है। अब कॉलिंस जो मूल कारण मानते हैं वो कहते हैं शक्ति के सोर्सेज, यानी सोर्सेज ऑफ पावर किसके पास है। फिर वही बात आ गई कि सोर्सेज ऑफ पावर जिसके पास होंगे उसके पास धन ज़्यादा होगा, उसके पास प्रतिष्ठा ज़्यादा होगी। तो कहीं ना कहीं कॉलिंस कह रहे हैं कि ये जो शक्ति के स्रोत हैं इन पर हमें सबसे पहले नियंत्रण करना चाहिए, जो हमें, क्योंकि अगर शक्ति के स्रोतों पर हमने नियंत्रण कर लिया तो जाहिर सी बात है संघर्ष सिद्धांत पर भी हम नियंत्रण कर पाने में सक्षम होंगे। इसीलिए कॉलिंस का जो संघर्ष का मूल कारण अगर आपसे पूछा जाए तो वो सोर्सेज ऑफ पावर को मानते हैं, शक्ति के स्रोत को मानते हैं। अच्छा, दूसरी बात कॉलिंस कह रहे हैं कि संघर्ष का तुलनात्मक अध्ययन आवश्यक है। यानी अगर हमें संघर्ष को समझना है तो हमें उसकी कंपैरेटिव स्टडी करनी चाहिए। कंपैरेटिव स्टडी कैसे होगी भाई? कंपैरेटिव स्टडी करने का मतलब है कि हम ऐसे स्टडी करें जैसे कि दो समाजों का तुलनात्मक अध्ययन करें, है ना, या फिर दो सोसाइटीज का तुलनात्मक अध्ययन करें, या दो जगह हुए कॉन्फ्लिक्ट्स का तुलनात्मक अध्ययन करें, जिसको कि कॉलिंस तो कंपैरेटिव स्टडी के थ्रू समझना चाहते हैं। यहाँ पर ये एक स्टेटमेंट भी पीजीटी का बड़ा प्रिय है, तो इसको भी एकदम ऐसे ही एज इट इज याद कर लेंगे कि मोनोकॉजल एक्सप्लेनेशन ऑफ मल्टी कॉजल वर्ल्ड। ये है क्या बेसिकली? जब रैंडॉल कॉलिंस अपनी कॉन्फ्लिक्ट की थियरी बता रहे हैं तो उससे पहले वो अपने समय से पूर्व दी गई थियरीज की क्रिटिक भी कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि इससे पहले जो थियरीज दी गई हैं वो मोनोकॉजल एक्सप्लेनेशन है किसी मल्टी कॉजल वर्ल्ड के लिए। मोनोकॉजल, इसको इंग्लिश हिंदी में अगर कुछ लोग लिखना चाहें तो लिख लें बहुआयामी समाज की एक आयामी व्याख्या, या फिर बहुकारणीय समाज की एक कारणीय व्याख्या। यानी दुनिया में संघर्ष के कई कारण हो सकते हैं, लेकिन कॉलिंस कह रहे हैं कि जो संघर्ष है वो सिर्फ और सिर्फ एक पर्सपेक्टिव से नहीं बल्कि हमें कई पर्सपेक्टिव से भी उसे देखना पड़ेगा, तब जाकर के कहीं हमें वो समझ में आएंगी चीज़ें, तब जाकर के हम कहीं उस कॉन्सेप्ट को समझ पाएंगे कि किस तरीके से ये मल्टी कॉजल सोसाइटी है और हमारा जो एक्सप्लेनेशन है वो तो सिर्फ मोनोकॉजल है। यानी हम सिर्फ आर्थिक आधारों पर, सिर्फ शक्ति के आधारों पर, सिर्फ संघर्ष के प्रकारों का अध्ययन करके, सिर्फ संघर्ष को सत्ता के संबंधों पर अध्ययन करके ही संघर्ष के कारणों का पता नहीं लगा सकते। अगर हमें संघर्ष के कारणों का पता लगाना है तो हमें क्या करना पड़ेगा? मल्टी कॉजल एक्सप्लेनेशन की तरफ जाना पड़ेगा, यानी बहुकारणीय व्याख्या करनी पड़ेगी। ये यहाँ पर कॉन्फ्लिक्ट वाला पोर्शन जितना भी है आपके सिलेबस में है संघर्ष सिद्धांत, वो यहाँ पर खत्म हो जाता है। एक बार मोटा मोटा देखेंगे, आपने जो है कार्ल मार्क्स पढ़ा है, सिमेल पढ़ा है, कोजर पढ़ा है, डेरेनड्रॉफ पढ़ा है और आज आपने रैंडॉल कॉलिंस पढ़ा है। ये 5 विचारक जो कि संघर्ष की जान है, जो कि संघर्ष सिद्धांत को बल देते हैं। एक जहां संघर्ष के प्रकारों के बारे में बात करता है, दूसरा संघर्ष और सत्ता के संबंधों के बारे में बात करता है, एक आर्थिक निर्धारणवाद की बात करता है, एक भावनात्मक जुड़ाव या भावनात्मक लगाव की बात करता है, एक व्यक्ति है जो कि शक्ति के स्रोतों को यानी सोर्सेज ऑफ पावर को संघर्ष का मूल कारण मानता है। तो ये 5 विचारक जो कॉन्फ्लिक्ट थियरी से जुड़े हुए हैं ये क्लियर हो गए हैं? अगर क्लियर हो गए तो एक बार बताओ, फिर हम लोग आगे देखते हैं क्या करना है। जी सर। एकदम? हाँ सर। अच्छा ठीक है। वो सोशल डेवलपमेंट वाली वीडियो अब तो देख ली होगी ना बाकी लोगों ने, कि अभी भी कोई बचे हैं जिन्होंने नहीं देखी है? सर डेस्कटॉप में आई थी एक टॉपिक, मतलब वो छोटा सा टॉपिक, वो नहीं समझ में आया। उसमें समझना क्या था अभी बता दे रहे हैं। जी। देखो वो कह रहे हैं कि भाई एक कॉन्सेप्ट है हमारे पास जिसको कि हमने कह दिया आईसीए। आईसीए है क्या? अब जब संघर्ष का संस्थाकरण होगा
अब जब संघर्ष बढ़ेगा तो संघर्ष ऐसा तो है नहीं कि वो किसी एक चीज़ में बढ़ेगा या फिर अचानक से संघर्ष हो जाएगा, ऐसा तो होगा नहीं। संघर्ष बढ़ने के लिए कुछ करना पड़ेगा, तब संघर्ष बढ़ेगा, या फिर संघर्ष को रोकने के लिए भी कुछ करना पड़ेगा। ना तो अपने आप संघर्ष होगा, ना अपने आप रुकेगा। इसीलिए वो कह रहे हैं कि भाई जब समय बदला और चीज़ें वेलफेयर स्टेट की तरफ आई तो क्या हुआ, वहाँ पर नई नई तरीके के एसोसिएशन बनने लगे, इम्पेरेटिवली कोऑर्डिनेटेड एसोसिएशन, यानी कि आदर्शता समन्वित संघ। और इनका काम क्या है, चीज़ों को आदर्शात्मक तरीके से लगा करके रखना। जैसे ही कोई व्यक्ति सोच रहा है कि नहीं नहीं चलो बवाल करते हैं, चलो धरना देते हैं, तो ये आईसीए क्या करेगा, यानी एसोसिएशन क्या करेगा, अरे नहीं नहीं भाई लड़ाई मत करो, क्या हो गया, मालिक तो अच्छा सोचता है हम लोगों के लिए। यानी मालिक ने क्या कर रखा है, मालिक ने अपने लोग उस आईसीए में बिठा रखे हैं, उस जगह पर बिठा रखे हैं जिससे कि वो कॉन्फ्लिक्ट होने ही नहीं देते हैं, जिससे कि वो संघर्ष होने से पहले ही उसे दबा देते हैं कि नहीं नहीं संघर्ष हो ही ना। और इसी को जो डेरेनड्रॉफ है, इसीलिए वो कह रहे हैं कि संघर्ष होने की जो प्रवृत्ति है, यानी कि संघर्ष की जो प्रकृति है, वो धीरे 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 कम हो जाएगी। और एक दिन ऐसा आएगा जब संघर्ष रह ही नहीं जाएगा, संघर्ष होगा ही नहीं, क्योंकि ये लोग तो आदर्शता जुड़े हुए हैं ना। समन्वित का मतलब होता है जुड़ना, आदर्शता का मतलब होता है आइडियली, और एसोसिएशन का मतलब संघ, यानी इम्पेरेटिवली कोऑर्डिनेटेड एसोसिएशन। ये लोग यानी कि अपने ही फायदे के लिए जुड़े हुए हैं और बहुत ही आइडियल बातें करेंगे, तो फिर समाज में कैसे टिक पाएंगे। ठीक है ना काजल? यस यस सर, थैंक यू सर। वो पांचों पॉइंट अगर एक्सप्लेन करना सीख गए जो बताए थे कल, संघर्ष का संस्थाकरण, श्रम का विकेंद्रीकरण, यस सर। पूंजी का विकेंद्रीकरण, श्रम का विघटन, कल्याणकारी राज्य का उद्भव, मध्य वर्ग का उदय, ये 5-6 पॉइंट अगर समझ गए तो डेरेनड्रॉफ से कोई क्वेश्चन गलत नहीं होगा, क्योंकि डेरेनड्रॉफ की बेसिक जो थियरी है वो इसी के इर्द गिर्द घूमती है। कोजर की थियरी संघर्ष के प्रकारों के इर्द गिर्द घूमती है, मार्क्स की थियरी आर्थिक निर्धारणवाद के इर्द गिर्द घूमती है, सिमल की थियरी भावनाएं और लगाव और जुड़ाव के इर्द गिर्द घूमती है, कॉलिंस की थियरी शक्ति के इर्द गिर्द घूमती है। ये कुछ बेसिक बातें हैं जो कि आपको ध्यान रखनी चाहिए। यहाँ तक एकदम क्लियर है सबको? कल्याणी? ठीक है। आज प्रियंका नहीं आई है शायद, है ना? नहीं आई है। दूसरी एक बात ये ध्यान रखा करें, मतलब एक रिक्वेस्ट है मेरी कि कोशिश ये किया करें कि 7 बजे तक आ जाया करें, क्योंकि जैसे कल्याणी है या फिर जो भी लोग लेट आते हैं, तो अब फिर उससे क्या होता है ना, फिर बहुत फ्लो बना हुआ है, हम कुछ पढ़ा रहे हैं, अब वो चीज़ फिर दिमाग से उतर जाती है। तो इसीलिए प्रयास ये करें कि 7 बजे तक सब जुट जाएं। अगर 7 बजे तक सब लोग जुट जाएंगे तो फिर हम लोग 7:05, 7:06 से शुरू कर देंगे, जिससे कि हमें 50-55 मिनट आराम से मिल जाएगा। तो ये एक अच्छी चीज़ हो जाएगी। ठीक है, आगे देखते हैं। दूसरी जो थियरी है आज हमें पढ़नी है, शुरू कर लेते हैं, बहुत ज़्यादा बड़ी नहीं है और इसीलिए हम उसे आराम से ख़त्म कर लेंगे। सामाजिक विनिमय सिद्धांत, ये बड़ा ही इम्पॉर्टेंट और बड़ा ही कंफ्यूजिंग दोनों तरीके का है। हम दोनों इसलिए कह रहे हैं क्योंकि ये वाकई में बड़ा कंफ्यूजिंग है, ये समझ में कम आता है, कंफ्यूज ज़्यादा करता है। अब कौन सा सही है कौन सा गलत है, कि इसमें आप बहुत जल्दी कंफ्यूज हो जाएंगे। तो इसीलिए बिल्कुल नोट्स वोट्स ले करके, जो भी नोट कर रहे हैं मतलब कॉपी पे, उसको ले करके बैठिएगा, जिससे कि आप कंफ्यूज ना हो। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। यह है सामाजिक विनिमय सिद्धांत, सोशल एक्सचेंज थियरी। एक सेकेंड, ठीक है। सोशल एक्सचेंज थियरी, सोशल एक्सचेंज थियरी है क्या? सोशल एक्सचेंज थियरी ने ये मान करके चलती है कि भाई मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है। ठीक है, यहाँ तक तो बात कोई दिक्कत नहीं है। अब जब मनुष्य सामाजिक प्राणी है तो मनुष्य की कुछ ज़रूरतें भी हैं। मनुष्य की कुछ ज़रूरतें हैं तो वो है सामाजिक प्राणी, तो जंगल में तो जाएगा नहीं, ज़रूरतें भी समाज में पूरी करेगा। तो ये जो ज़रूरतें पूरी करेगा, पहली ज़रूरतें तो वो हैं जिनकी मतलब उन ज़रूरतों को वो खुद फुलफिल कर सकता है।
वहीं दूसरी तरफ वो ज़रूरतें भी हैं जिसके लिए उसे दूसरों के साथ जुड़ना पड़ेगा, दूसरों के साथ काम करना पड़ेगा, जिसको कि वो सोशल एक्सचेंज थियरी कहते हैं। और इसीलिए सोशल एक्सचेंज थियरी इंपॉर्टेंट हो जाती है, क्योंकि सोशल एक्सचेंज थियरी के आधार पर ही ये पूरा समाज, ये पूरा समाज है, ये कहीं ना कहीं सोशल एक्सचेंज थियरी के आधार पर ही आपस में जुड़ा हुआ है। अगर सोशल एक्सचेंज थियरी नहीं रहेगी तो समाज का अस्तित्व ही नहीं रहेगा, क्योंकि अगर सोशल एक्सचेंज थियरी ही हम सबकी ज़रूरतें ही हम सब लोगों को एक साथ एकजुट करके रखती हैं। एक सेकेंड। ठीक है, तो यानी कि सामाजिक विनिमय सिद्धांत, जैसा कि आप देख रहे हैं कि सामाजिक विनिमय सिद्धांत पूरी तरह से सामाजिक विनिमय यानी सोशल एक्सचेंज पर आधारित है। इस सिद्धांत का मानना है कि यह समाज की आवश्यकता है जिस पर कि समाज का अस्तित्व टिका है। अब अगर आप देखें कि हम रोज इस बारे में बात करते हैं कि कोई भी चीज़ फ्री में नहीं मिलती है, हो सकता है कुछ चीज़ें महंगी हों, कुछ चीज़ें सस्ती हों। कई बार ऐसा हुआ कि मुद्रा क्या है, मुद्रा क्या मतलब पैसा क्या है, अगर आपसे पूछा जाए कि पैसा क्या है, तो आप जनरली यही कहेंगे कि पैसा वही है, मतलब पैसा पैसा होता है। तो उसी तरीके से एक अर्थशास्त्री ने भी सेम तरीके से इसे परिभाषित किया और कहा कि मुद्रा वही है जो मुद्रा का काम करे। तो तो मुद्रा वो है जो मुद्रा का काम करे, और कई चीजें हैं जो कि मुद्रा से भी नहीं मिलती हैं, तो उनके लिए हम विनिमय का प्रयोग करते हैं। यानी विनिमय यानी एक्सचेंज, आप हमसे ले लीजिए, हम आपसे ले लेंगे। शुभ अवसरों पर, अशुभ अवसरों पर, अच्छे अच्छे कामों पर, बुरे कामों पर, दोनों पर हम क्या करते हैं, हम सोशल एक्सचेंज थियरी को कंसीडर करते हैं। सबसे पहले तो बात आती है कि विनिमय सिद्धांत को डेवलप किसने किया। तो सबसे पहले जो सिद्धांत आया जिसको हमने कहा एक्सचेंज बिहेवियरिज्म, विनिमय व्यवहारवाद, सोशल एक्सचेंज बिहेवियरिज्म या फिर एक्सचेंज बिहेवियरिज्म, तो सबसे पहले जॉर्ज सी होमन्स, एक व्यक्ति हैं जिनका नाम है जीसी होमन्स। तो जीसी होमन्स ने सबसे पहले विनिमय व्यवहारवाद को विकसित किया, और मतलब विनिमय व्यवहारवाद की शुरुआत अगर होती है तो जॉर्ज जीसी होमन्स से होती है। दो विचारक हैं जिनके नाम साथ साथ ही लिए जाते हैं, पीटर एम ब्लाउ एंड जीसी होमन्स। ये भी आप धीरे धीरे आगे नाम सुनेंगे तो आप इनसे फैमिलियर हो जाएंगे, पीटर एम ब्लाउ और जॉर्ज सी होमन्स। तो वो कहते हैं कि होमन्स ने विनिमय व्यवहारवाद को विकसित किया है। हालांकि फ्रेजर, अब आप देखिए नए नए नाम आ रहे हैं, जेम्स फ्रेजर ने भी मानव शास्त्रीय विनिमय सिद्धांत में योगदान दिया है। एक और विचारक हैं जेम्स फ्रेजर, जो कि जनरली जादू वगैरह के साथ जिनका नाम जोड़ा जाता है, उन्होंने भी विनिमय सिद्धांत पर काफी काम किया है। उनकी एक बुक आई फोकलोर इन द ओल्ड टेस्टामेंट, नोट कर लेंगे ये। फ्रेजर की एक बुक है फोकलोर इन द ओल्ड टेस्टामेंट, और एक बुक जहां पर ये लिखेंगे उसी के नीचे एक बुक लिख लीजिएगा, द गोल्डन बाउ। हालांकि कुछ लोगों के पास पहले से लिखी होगी, जो लोग नए हैं वो लिख लेंगे, वो भी बहुत पूछी जाती है, फ्रेजर की ही किताब है। तो पहली किताब तो हो गई फोकलोर इन द ओल्ड टेस्टामेंट, और दूसरी किताब हो गई द गोल्डन बाउ। गोल्डन बाउ है वो, गोल्डन बाउल मत लिख दीजिएगा उसको, है ना। तो दूसरी किताब क्या है, द गोल्डन बाउ। अभी आगे नाम आएगा हो सकता है, लेकिन यहाँ मैंने साथ में ही लिखवा दिया, ये भी फ्रेजर की किताब है। और फ्रेजर ने भी ऑस्ट्रेलिया के ट्राइबल एरियाज में काम किया। ये क्वेश्चन इस बार हायर में पूछा गया था कि ऑस्ट्रेलिया के आदिवासियों के क्षेत्रीय कार्य किसने किया, तो वो उसका आंसर जेम्स फ्रेजर है। कि अब यह क्वेश्चन इस तरीके से आया था कि सबसे पहले किसने ऑस्ट्रेलिया में सबसे पहले किसने सामाजिक विनिमय सिद्धांत पर काम किया, तो उसका आंसर फ्रेजर है। ठीक है, तो इस तरह से अगर आता है कि विनिमय सिद्धांत पर सबसे पहला काम किसने किया, तो उसका आंसर होमन्स होगा।
लेकिन ऑस्ट्रेलिया में आदिवासियों के बीच फील्ड वर्क, क्षेत्रीय कार्य, इस तरीके से पूछा जाता है तो उसका आंसर फ्रेजर होगा, क्योंकि फ्रेजर ने सबसे पहले बात करी और वहां पता चला उन्हें कि जनजाति के लोग विलिंग सहोदर विवाह को ज्यादा पसंद करते हैं। अब आप सोच रहे होंगे ये विलिंग सहोदर क्या होता है। विलिंग सहोदर का मतलब होता है क्रॉस कजिन मैरिज। दो तरीके के विवाह होते हैं, जब आप आगे विवाह पढ़ेंगे तो उसमें आपको पता चलेगा। पहला होता है पैरेलल कजिन मैरिज, दूसरा होता है क्रॉस कजिन मैरिज। तो जो पैरेलल कजिन मैरिज होता है उसमें जैसे चाचा के बच्चों के साथ या फिर मौसी के बच्चों के साथ, ये इसे हम पैरेलल कजिन मैरिज कहते हैं। दूसरी होता है क्रॉस कजिन, जैसे बुआ मामा या बुआ मामा के बच्चे जो आपस में शादी करते हैं उन्हें हम क्रॉस कजिन मैरिज कहते हैं। तो एक तरफ जहां फ्रेजर विनिमय, अच्छा मजे की बात यह है कि ये जिस तरीके से हम लोग कॉन्फ्लिक्ट की बात अभी कर रहे थे उसी तरीके से ये सब लोग बात तो विनिमय की ही कर रहे हैं, लेकिन दोनों के विनिमय के जो बेसिस हैं वो अलग अलग हैं। जैसे देखिए लिखा हुआ है, ये नोट्स मैंने इसीलिए बहुत मेहनत से टाइप किया है एक एक लाइन, जैसे कि आप इसे रट लें तो फिर बेसिक आपका क्लियर हो जाए। लिखा हुआ है, एक और फ्रेजर जहां विनिमय का आधार आर्थिक मानते हैं, वहीं मैलिनोस्की सांस्कृतिक एवं मनोवैज्ञानिक आधार को महत्वपूर्ण मानते हैं। अब देखिए, यानी कि अगर आपसे पूछा जाए कि सामाजिक विनिमय में, सोशल एक्सचेंज में आर्थिक आधारों को महत्व किसने दिया है, तो वहां पर बात आ जाएगी फ्रेजर की। लेकिन अगर आपसे पूछा जाए कि सामाजिक विनिमय में सांस्कृतिक आधारों को महत्व किसने दिया है, तो वहां पर आ जाएगा मैलिनोस्की, क्योंकि मैलिनोस्की तो कल्चर से जुड़े ही हुए हैं, ये बात तो आपको पता होनी चाहिए। तो कल्चर से भी मैलिनोस्की जुड़े हुए हैं। और दूसरी बात, मैलिनोस्की ने भी जो स्टडी करी वो ट्रोबियन आइलैंडर्स पे करी। बुक भी है ट्रोबियन आइलैंडर्स, और ट्रोबियन द्वीप समूह के जो आदिवासी थे उनके बीच में जाकर के इन्होंने रहे और वहां जाकर के इन्होंने सबसे पहला पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन किया, सहभागी अवलोकन किया। वहां पर इन्होंने देखा कि जो वहां के लोग हैं वो सब वो, एक मिला के लेना, बहुत ठंडा है, कुछ गले में फंसा है हमरे। ठीक है, तो आ, हाँ, तो हम लोग देख रहे थे कि जैसे जो फ्रेजर है, जेम्स फ्रेजर, अगर इस चीज को अरे सब लोग कहाँ चले गए? हाँ, सारे के सारे लोग छोड़ के चले गए। नहीं तो सब तो है क्लास में। मेरे में नहीं शो कर रहा है। अरे हैं। सभी लोग क्लास ओके में, ओके। सभी लोग क्लास में। ठीक, तो हम लोग बात कर रहे थे कि जहां फ्रेजर इस चीज को इकोनॉमिक बेसिस पे देखते हैं, यानी कि विनिमय का जो आधार है वो कहते हैं कि आर्थिक है। अगर अर्थव्यवस्था ना हो, यानी आर्थिक आधारों की हम बात ना करें, तो विनिमय भी नहीं होगा। वहीं मैलिनोस्की इस चीज को सांस्कृतिक और वैज्ञानिक या फिर मनोवैज्ञानिक, साइकोलॉजिकल आधार पर मानते हैं। मैलिनोस्की ने जो स्टडी करी ट्रोबियन आइलैंडर्स पे, वहां पर उन्होंने देखा कि वहां पर भेंट देने की यानी गिफ्ट देने की प्रोसेस चलती है, जिसको कि वो कुला एक्सचेंज कहते हैं। ये एक इंपॉर्टेंट टर्म है, तो इसको ध्यान रखेंगे। कुला एक्सचेंज, कुला एक्सचेंज कहें या फिर कुला विनिमय कहें। अब कुला क्या है, कई बार ये भी पूछ लिया था कि कुला क्या है। तो जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है कि मैलिनोस्की ने स्टडी करी ट्रोबियन द्वीप समूह पर, यानी ये कोई समुद्र से घिरा हुआ इलाका होगा। तो समुद्र में सबसे ज्यादा संख्या में जो चीजें मिलती हैं वो होती हैं सीपियां। तो मैलिनोस्की कहते हैं कि ये जो ट्रोबियन आइलैंडर्स के लोग थे, ये इन्हीं सीपियों का प्रयोग करते हैं और इन्हीं सीपियों से बाजूबंद और नेकलेस बनाते हैं, जिसको कि कुला कहा जाता है।
वो बाजूबंद और नेकलेस जो होता है उसी को कुला कहा जाता है। और लोग नदी पार करने के लिए, शिकार करने के लिए, जन्मदिन के अवसर पर, विवाह के अवसर पर क्या करते हैं, वही कुला या फिर वही बाजूबंद और नेकलेस एक दूसरे को देते हैं। वो उनको देते हैं, वो उनको देते हैं, वो उनको देते हैं, वो उनको देते हैं, जिसको कि कुला विनिमय कहा जाता है या फिर कुला एक्सचेंज कहा जाता है। ध्यान रखेंगे, ये क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है। आगे देखते हैं जी। अब दूसरा नाम जो इसी के साथ आता है वो आता है मार्शल मॉस का। मार्शल मॉस की जो थियरी है उसको हम गिफ्ट थियरी भी कहते हैं। मार्शल मॉस का नाम भी विनिमय सिद्धांत से जुड़ा हुआ है। वो कहते हैं कि समाज का यह दबाव होता है कि अगर भेंट आई है तो भेंट लौटानी भी पड़ेगी। वे मेलनॉस्की को अस्वीकार करते हुए कहते हैं कि विनिमय व्यवहार के पीछे मनोवैज्ञानिक कारण न होकर सामाजिक दबाव होता है। अब फिर मेरी एक बात रिकॉर्ड करिए यहाँ पे। अभी हमने देखा सबसे पहले किसका नाम, फ्रेजर का, जो कि इस चीज को अलग तरीके से बता रहे थे। फिर हमने देखा मेलनॉस्की का नाम, जो कि उसका आधार दूसरा बता रहे थे। अब तीसरा नाम किसका आ गया, मार्शल मॉस का। और मार्शल मॉस क्या कह रहे हैं कि विनिमय का आधार क्या है, सामाजिक दबाव है। यानी अब आप समझ पा रहे हैं कि अलग अलग विचारकों को कैसे डिस्टिंग्विश किया जाए। जैसे मैंने अभी बताया कि शक्ति के प्रकार, संघर्ष के प्रकार पूछेगा तो कोजर होंगे, सत्ता के संबंधों की बात करेगा तो डेरेनड्रॉफ होंगे, स्रोतों की बात करेगा तो कॉलिंस होंगे, शक्ति की बात करेगा तो मतलब अलग अलग लोगों से अलग अलग आधार पर ऐसे समझेंगे। सेम चीज यहाँ पर भी है। तो जो मार्शल मॉस हैं ये इनकी गिफ्ट थियरी है। ये कहते हैं कि जो आप विनिमय व्यवहार कर रहे हैं, आपको लगता है आप व्यवहार कर रहे हैं, आप कर वर नहीं रहे हैं, बल्कि जबरदस्ती करना पड़ रहा है। क्यों करना पड़ रहा भाई, वो फला की बेटी एक शादी थी, 501 रुपया आया था व्यवहार में, अब हमें भी 501 ही करना पड़ेगा। अच्छा, अब आप बताइए कि अगर 501 नहीं करेंगे और वो आपके यहाँ 501 कर गया है तो आपकी छवि क्या होगी, खराब होगी ना। तो आप चाहे कर्जा लेकर के करें, आप चाहे उधार लेकर करें, लेकिन 501 ही करेंगे। क्योंकि अगर नहीं करेंगे 501 तो आया थे भैया वो तो व्यवहार भी नहीं लौटाए, उनके यहाँ तो हम दे आए थे तो हमारे यहाँ देने भी नहीं। ये ऐसा होता है कि नहीं, बिल्कुल सोशल चीज बता रहे हैं कि नहीं, है ना। तो यानी कि ये जो सामाजिक दबाव है, ये जो सोशल प्रेशर है, ये बहुत बड़ा कारण होता है विनिमय व्यवहार के पीछे। ऐसी बात मेलनॉस्की ये मार्शल मॉस कहते हैं। और मार्शल मॉस की गिफ्ट थियरी जो है ये इसीलिए इकोनॉमिक्स में भी चलती है और सोशियोलॉजी में भी चलती है। अच्छा, अब ये चौथा नाम हो गया। पांचवा नाम यहाँ पर देखो लेवी स्ट्रॉस का आ रहा है। लेवी स्ट्रॉस ने भी नातेदारी व्यवस्था के माध्यम से इस व्यवस्था को समझने का प्रयास किया और अपनी पुस्तक एलिमेंट्री स्ट्रक्चर ऑफ किनशिप, बुक नोट करेंगे, एलिमेंट्री स्ट्रक्चर ऑफ किनशिप बुक है, एलिमेंट्री स्ट्रक्चर ऑफ किनशिप। और जिसमें कि स्ट्रॉस कहते हैं कि भैया चचेरे ममेरे, भाई जिसकी बात अभी हम कर रहे थे, चचेरे ममेरे भाई बहन जो हैं वो आपस में शादी करेंगे। स्ट्रॉस कहते हैं कि विनिमय व्यवस्था आर्थिक ना होकर एक संरचनात्मक प्रक्रिया। फिर देखो चेंज आ गया, फिर आपके पास 5 नाम हो गए। अब इसको पता है नोट्स, पता नहीं तुम लोग कैसे बनाते हो, कभी हमें किसी ने नोट्स दिखाया तो है नहीं। नोट्स अगर बना ही रहे हो ना तो ऐसे बनाओ, जैसे विनिमय लिखा है यहाँ पे, है ना, विनिमय सिद्धांत। अब विनिमय सिद्धांत लिखा, इससे 5 ऐसे करके एक चार्ट टाइप का बना लो कि आर्थिक आधार होगा तो ये होंगे, मनोवैज्ञानिक आधार होगा तो ये होंगे, सांस्कृतिक होगा तो ये होंगे। यानी सबको एक इस तरीके से चार्ट बना लो ना जिससे कि भूलो नहीं। अब ये बात तो वैसे तो हम तो नहीं भूलेंगे, लेकिन तुम लोग हो सकता है भूल जाओ जब हम पूछें कि सांस्कृतिक आधार किसने माना है एक्सचेंज को। कुछ नहीं करना, एक छोटे से पेपर पे बना के चिपका देना है और याद हो जाएगा। मतलब चिपकाने से याद नहीं होगा, याद करने से याद होगा, लेकिन चिपका लोगे तो याद भी हो जाएगा। अच्छा, स्ट्रॉस क्या कह रहे हैं, स्ट्रॉस कह रहे हैं विनिमय व्यवस्था आर्थिक न होकर एक संरचनात्मक प्रक्रिया। हो सकता है यही स्टेटमेंट आपसे पूछ लिया जाए कि निम्नलिखित में से किस विचारक का ऐसा मानना है कि विनिमय व्यवस्था आर्थिक न होकर एक संरचनात्मक है। तो वैसे भी अगर आपके पास थोड़ा कॉमन सेंस होगा तो चूंकि संरचनात्मक है और संरचनात्मक की हिंदी स्ट्रक्चरलिज्म है, तो जहां पर स्ट्रक्चरलिज्म वहां पर स्ट्रॉस, एस से स्ट्रक्चरलिज्म, एस से स्ट्रॉस। तो यानी ये जो संरचनात्मक प्रक्रिया है, ये इनका कहना है कि ये जो समाज के फंक्शंस में बसी हुई है, यानी कि समाज की प्रक्रिया में, समाज की संरचना में व्याप्त है। अगर हमें विनिमय करना है तो ये तो हमें संरचना ने ही बता दिया है ऑलरेडी कि हमको करना है, और यही संरचना, यही विनिमय समाज को एकता के एक सूत्र में बांधती है। क्योंकि मनुष्य के पास एक सांस्कृतिक धरोहर है जिसे कि वह आगे लेकर के जाना चाहता है,
और इस विनिमय का नियंत्रण स्वयं समाज करता है। भाई कोई कल्चर है जो कि आपको पीढ़ी दर पीढ़ी ट्रांसफर करनी, तो कैसे भाई, कहीं ऐसा तो है नहीं कि कोई यहाँ से रखा और 3 साल 4 साल बाद निकला, ऐसा तो करेंगे नहीं। वो क्या होता है, वो चीज़ धीरे 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 पीढ़ी दर पीढ़ी एक दूसरे से ट्रांसफ़र होती है, और समाज कहीं ना कहीं इन सब चीज़ों में इंटरवेन करता रहता है। बात समझ में आ रही है? जी सर। ठीक है, यानी हाँ जी ये जो बेसिक सिद्धांत हैं, इसमें अलग अलग तरीके से लोगों ने इसको डिफाइन किया है। जैसा कि जितने भी लोग हैं, चाहे वो जॉर्ज सी ह्यूमन्स हों, चाहे पीटर एम्ब्लाउ हों, चाहे वो लेवी स्ट्रॉस हों, चाहे वो मार्शल मॉस हों, जितने भी लोग हैं सभी ने अलग अलग तरीके की चीज़ें, अलग अलग तरीके की बातें इसमें बताई हैं। ठीक है ना? तो इकोनॉमिक में इसमें क्या बोलते हैं, जो आपका ये विनिमय सिद्धांत है, इसमें बस इतना ही है, बहुत ज़्यादा नहीं है। बेसिक बेसिक बातें आपको याद रखनी है कि किसका आधार क्या है, क्योंकि बहुत ज़्यादा हम भी आपको इसलिए नहीं बता रहे ताकि आप भी भ्रमित ना हो ना। थ्योरी तो हम आपको 2 घंटा पढ़ा सकते हैं इस पर, लेकिन जो बेसिक बात है वो ये है कि बुनियादी बात कही क्या जा रही है। तो बुनियादी बात आप समझिए, किसने किसको अलग किया, उसको डिस्टिंग्विश करना सीखिए, वो एक सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है। यहाँ तक किसी का कोई प्रश्न हो तो पूछिए प्लीज़। कोई भी क्वेश्चन हो यहाँ से रिलेटेड, पीछे से रिलेटेड। सर एक क्वेश्चन था जी कि जो शक्ति होती है, शक्ति से क्या